కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ ఓఎస్డీ రాజేష్ భూషణ్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. Approaching herd immunity, it is important to understand what is herd immunity. Herd immunity is a kind of indirect protection from a infectious disease like COVID-19. But herd immunity happens, this indirect protection happens only when a population becomes immune. How does a population become immune? It becomes immune either through vaccination or it is immunity developed through previous infection. मैं हिंदी में समझा देता हूं आपको. हर्ड इम्यूनिटी एक इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन है जो किसी पॉपुलेशन को, किसी जनसंख्या को किसी इन्फेक्शियस डिजीज से जैसे कोविड-19 से बचाती है. लेकिन हर्ड इम्यूनिटी कब पैदा होती है? हर्ड इम्यूनिटी पैदा होती है जब या तो आप वैक्सीनेशन करें, आपने वैक्सीन डेवलप कर ली है और आप बड़ी जनसंख्या में वो वैक्सीन दे देते हैं, तो हर्ड इम्यूनिटी उस जनसंख्या में उत्पन्न हो जाती है. या फिर हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है जब उस जनसंख्या में पहले बीमारी हो गई हो और वो लोग रिकवर कर गए हों उस बीमारी से, तब हर्ड इम्यूनिटी होती है. दो ही तरीके हर्ड इम्यूनिटी के हैं. तो मुझे लगता है कि अब आप हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे. अब प्रश्न उठता है कि क्या हर्ड इम्यूनिटी को प्रीवियस इन्फेक्शन होकर उससे ठीक हो जाने के माध्यम से डेवलप करना स्ट्रेटेजिक ऑप्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हिंदुस्तान को आप देखें, भारत को आप देखें, 2011 की जो जनसंख्या थी उसमें हमें जनगणना थी, उसमें हमें आंकड़े दिए कि 121 करोड़ की आबादी भारत में थी 2011 में. अगर आप WHO और UN बॉडीज के आंकड़े 2020 के देखें तो भारत की जनसंख्या रफली 138 करोड़ है, 138 करोड़. इस तरह की जनसंख्या वाले देश में यदि आप हर्ड इम्यूनिटी को डेवलप करने की बात कर रहे हैं बिना वैक्सीन के, तो वो ऑप्शन नहीं है. हर्ड इम्यूनिटी इन अ कंट्री ऑफ the size of population of India cannot be a strategic choice or a strategic option. It can only be a outcome and that too at a very high cost. इसका अर्थ यह है कि सैकड़ों, लाखों, करोड़ों लोग बीमार हों, वो अस्पतालों में जाएं, अस्पतालों की व्यवस्था चरमरा जाए और कितनी मृत्यु होंगी. तो हर्ड इम्यूनिटी कैन नेवर बी अ स्ट्रेटेजिक ऑप्शन. हर्ड इम्यूनिटी कैन बी अचीव थ्रू इम्यूनाइजेशन बट दैट इज इन फ्यूचर. अब आपके प्रश्न पर, आपने प्रश्न पूछा था आर बी अप्रोचिंग हर्ड इम्यूनिटी. तो ये उत्तर प्रश्न में छुपा हुआ है. जब आप कहते हैं कि क्या हम अप्रोच कर रहे हैं, इसका मतलब हर्ड इम्यूनिटी कहीं दूर है, फ्यूचर में है. तो स्वास्थ्य मंत्रालय का भी ये मानना है कि हर्ड इम्यूनिटी दूर है, फ्यूचर में है. इसलिए जरूरी है कि हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना है. हम मास्क पहने, हम 2 गज की दूरी का पालन करें, हम सामाजिक स्थानों पर बहुत भीड़ न लगाएं, हम हैंड हाइजीन का पालन करें. तो ये जितने भी कोविड के अनुकूल आचार और व्यवहार हैं उनका पालन हम सबको करना होगा और बीमारी से बचकर रहना होगा उस समय तक जब तक कि कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हो जाती. तब तक यही सोशल वैक्सीन है, इसका पालन करना होगा. धन्यवाद सर. मिस्टर नितेंद्र, दूरदर्शन 37. सर, मैं नितिन डीडी न्यूज से हूं और क्या वैक्सीन डेवलपमेंट को लेकर के क्या स्थिति है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? हाँ, वैक्सीन डेवलपमेंट एक बड़ा सवाल है. मैं इसको 3 हिस्सों में आपको समझाता हूँ. पहले तो है कि विश्व में वैक्सीन डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, और दूसरा हिस्सा है कि भारत में क्या हो रहा है, और तीसरा हिस्सा है कि जब भी भविष्य में वैक्सीन डेवलप होती है तो उसका एक्सेस टू वैक्सीन, उसकी उपलब्धता कैसे सुनिश्चित होगी, यही पूछना चाह रहे थे. तो अगर आप WHO के बुलेटिन्स को देखें, उन्होंने एक 24 जुलाई को जारी किया था.
उसमें उन्होंने कहा था कि 24 वैक्सीन कैंडिडेट ऐसे हैं जो अभी क्लिनिकल इवैल्यूएशन में हैं पूरे विश्व में। 24 वैक्सीन कैंडिडेट्स are under clinical evaluation in the entire world, and there are 141 vaccine candidates which are in pre-clinical evaluation stage. अब इसमें अंतर क्या है? जब हम कहते हैं कि 24 वैक्सीन कैंडिडेट हैं जो क्लिनिकल स्टेज में हैं, इसका मतलब है कि वो फेज़ 1, फेज़ 2 या फेज़ 3 उनके क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं जो ह्यूमन वॉलंटियर्स पर होते हैं, और वो मल्टी सेंट्रिक, मल्टी साइट इस प्रकार के ट्रायल होते हैं। और जो 141 वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जो प्री क्लिनिकल इवैल्यूएशन स्टेज पर हैं, उसका अर्थ ये हुआ कि ये वो वैक्सीन्स हैं जहाँ की अभी या तो रिसर्च हो रही है या फिर एनिमल स्टडीज़ हो रही हैं, छोटे जानवरों पर और बड़े जानवरों पर वो टॉक्सिसिटी डाटा जेनरेट करने के लिए की जाती हैं। तो ये तो है कि बड़ी पिक्चर क्या है। अब 3 कैंडिडेट वैक्सीन ऐसी हैं विश्व में जो कि इस समय फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल्स पर हैं। इसका अर्थ है कि एक बार जब उनका फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल हो जाता है तो वो कंसर्न रेगुलेटरी परमिशन, लाख पेशेंट्स रिकवर हुए थे, ठीक हो गए थे। फिर आगे अगर आप देखें तो लगभग 25 जून के लगभग 3,47,978 पेशेंट्स रिकवर हुए, और आज सुबह का आंकड़ा अगर देखें तो 10,20,000 से अधिक पेशेंट्स रिकवर हो गए हैं, भले चंगे हो गए हैं, अपने अपने घरों पर चले गए हैं। ये न केवल एक बहुत बड़ी सकारात्मक खबर है बल्कि ये एक बड़ी उपलब्धि भी है। ये दिखाता है कि हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे नर्सेज ने, हमारे जो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उन्होंने बड़े परिश्रम से काम किया, निष्ठा से काम किया। अनेक लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। कई डॉक्टर, कई नर्सेज, कई हेल्थ केयर वर्कर्स इन्फेक्शन से भी पीड़ित हुए। लगभग 1 लाख पेशेंट्स रिकवर हुए थे, ठीक हो गए थे। फिर आगे अगर आप देखें तो लगभग 25 जून के लगभग 3,47,978 పేషెంట్స్ రికవర్ हुए। కరోనాపై పోరాటంలో భారత్ మరో మైలురాయిని అందుకుంది. దేశంలో ఇంతవరకు 10 లక్షల మంది కరోనా నుంచి కోలుకున్నారని కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకటించింది. జూన్ 4 నాటికి సుమారు 1,00,000 మంది కరోనా బాధితులు కోలుకోగా జూన్ 15 నాటికి కరోనాను జయించిన వారి సంఖ్య 3 లక్షలు దాటిందన్నారు. నేటికి 10,30,30,000 మందికి పైగా కరోనా నుంచి పూర్తిగా కోలుకుని ఇళ్లకు చేరుకున్నారని ప్రకటించింది.